डॉक्टर एस.एन. तिवारी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के अंतर्गत काव्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोग काव्य साहित्य के विकास पर आधारित 50 प्रश्नों को हल किए थे। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को, उसको देख लेंगे और इस वीडियो में हम लोग जो है 35 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कविवर बिहारी की रचना है गंगा लहरी, सतसई, रसमीमांसा, वैदेही वनवास। तो जैसा कि ये चारों ऑप्शन में जो है कविवर बिहारी की रचना है, वह जो ऑप्शन सही है वह बी ऑप्शन सही है, यानी कि सतसई। सतसई जो है रीतिकालीन कवि बिहारी की रचना है। जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। और बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि आते हैं और इन्होंने मात्र एक ही रचना लिखी थी जिसका नाम है बिहारी सतसई। तो इसमें जो है कुल 719 दोहे हैं, 719 दोहे हैं और यह रचना जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 719 दोहे हैं। यह रचना किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। आइए इस प्रश्न के अन्य विकल्प पर बात करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है गंगा लहरी। गंगा लहरी जो रचना है, यह पद्माकर के द्वारा लिखी गई है। रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर जी और यह रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं और यह रचना जो है पद्माकर की अंतिम श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। अगले ऑप्शन पर बात करते हैं तो रसमीमांसा। रसमीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, आचार्य शुक्ल की कृति है रसमीमांसा। रसमीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है और यह 1949 ईस्वी में लिखी गई थी और यह आलोचना विधा की रचना है। इसमें अन्य विकल्प जो है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास रचना जो लिखी गई है, यह कृति जो है यह द्विवेदी युगीन कृति है और यह जो रचना है यह हरिऔध द्वारा लिखी गई है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यदि इस रचना के बारे में हम विस्तार से बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैदेही जो वनवास रचना है, यह जो रचना है खड़ी बोली में लिखी गई, खड़ी बोली में लिखा गया दूसरा महाकाव्य है। जबकि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली में या खड़ी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य जो है परिप्रवास को माना जाता है और खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य जो है वैदेही वनवास को माना जाता है। और यह किसके द्वारा लिखी गई है, हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। यह रचना जो है 18 सर्ग में है। पूछा जाता है कि वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं, तो कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं और यह जो है खड़ी बोली में लिखी गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। अभी पिछले प्रश्न में हम इस प्रश्न पर चर्चा की हैं। पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो इस रचना का जो सही आंसर है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, यानी प्रिय प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की थी और इसका जो समय है, यह रचना 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। यह द्विवेदी युग की रचना है। पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास किस काल की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है और इसमें जो है राधा और कृष्ण का वर्णन है। पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें राधा और कृष्ण का वर्णन किया गया है। राधा को लोक सेविका के रूप में और कृष्ण को लोक सेवक के रूप में दिखाया गया है और इसमें जो है कृष्ण के ब्रज से जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कहानी इसमें संग्रहित है। दूसरे विकल्प की बात करते हैं तो इसमें जो जो विकल्प दिया गया है वह दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बात करते हैं तो ये छायावाद के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है सरोज स्मृति। आप नोट कर लीजिएगा, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है।
तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जो है प्रयोगवादी कवि हैं और इनकी रचना है धूप के धान, शिला पंख चमकीले। और इसमें जो अंतिम जो ऑप्शन है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती भी प्रयोगवादी कवि हैं और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अंधा युग। बहुत प्रसिद्ध रचना है अंधा युग। अंधा युग जो है यह गीत नाट्य है। अंधा युग क्या है, पूछा जाए कि कौन सी विधा है, तो गीत नाट्य है और यह रचना जो है 1955 में लिखी गई थी। और यदि हम धर्मवीर भारती के अंधा युग की बात करें तो इसमें महाभारत के युद्ध के 18वें दिन यानी कि अंतिम दिन की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, बोधा, भिखारी दास, ठाकुर। तो इसमें पूछा जा रहा है, हम जैसा कि बताए कि इसमें पूछा जा रहा है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सबसे पहले आंसर देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही है, यानी कि भिखारी दास, यानी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भिखारी दास। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के व्याख्या को हम देखते हैं तो जैसा कि बताया गया था कि रीतिकाल को 3 भाग में बांटा गया था। पहला था रीतिबद्ध, दूसरा था रीति सिद्ध और तीसरा था रीति मुक्त। 3 भागों में जो है बांटा गया है रीति मुक्त। इसमें जो है बिहारी जो हैं रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं, रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पूछा जाए कि रीति काल में रीति सिद्ध कवि कौन है, तो एकमात्र कवि हैं बिहारी, आप याद कर लीजिए। रीति मुक्त के अंतर्गत बोधा, ठाकुर जो है रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। इनको छोड़कर 3 कवि और आते हैं घनानंद, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव। ये जो आते हैं द्विजदेव, ये जो कवि आते हैं रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। रीति मुक्त के अंतर्गत 5 कवि आते हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव। और रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं बिहारी। और जो शेष जितने कवि बचते हैं वह सब भी जो है रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। और रीतिबद्ध के अंतर्गत यदि हम बात करें तो केशवदास आपके आते हैं, चिंतामणि आते हैं, पद्माकर आते हैं, भिखारी दास आते हैं और देव आते हैं। बहुत से कवि जो है जितने भी रीतिकाल के कवि शेष हैं वो सब जो है रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है, यानी प्रेम सरोवर किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की और अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे प्रेम सरोवर हो गया, प्रेम फुलवारी भी इन्हीं की रचना है, प्रेम फुलवारी इन्हीं की रचना है, प्रेम फुलवारी। फिर इन्हीं की रचना है प्रेम तरंग, पूछा जाता है प्रेम तरंग, इन्हीं की रचना है प्रेम तरंग। प्रेम माधुरी ये जो कि आप कक्षा 12 में इस दिया भी गया है, इसको पढ़ना भी है। प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, ये सब रचनाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। आइए अन्य विकल्प बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त, इसमें दिया गया है मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है साकेत, जो कि 1931 में लिखी गई थी, भारत भारती 1912 में। इसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये भी छायावाद के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उत्तर छायावाद में आते हैं। और हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, नोट कर लीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, और एक इनकी कविता बहुत प्रसिद्ध है पुष्प की अभिलाषा, जिसको आप जानते होंगे कि पुष्प जो है अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं विधि प्यारी के माला में विधि प्यारी को ललचाऊं।
तो यह जो है यह माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद हम बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर आपके सिलेबस में है, कक्षा 12वीं में इनको पढ़ना भी है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर के रचनाओं की बात करें, प्रसिद्ध रचनाओं की, तो गंगा अवतरण और उद्धव शतक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो रचना है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा की रचना है। और यह रचना किसके द्वारा किसके लिखी गई है? तुलसीदास की। यानी कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? यह तुलसीदास की रचना है। और यह जो है किस काल की है? भक्ति काल की रचना है। अन्य विकल्प पर बात करते हैं तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। और प्रेम माधुरी जो है अभी पीछे चर्चा किया गया है, यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। छायावाद के कवि हैं, यानी कि कौन से कवि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन से कवि छायावाद युग के हैं। पहला ऑप्शन है कुंवर नारायण, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही है, यानी कि जयशंकर प्रसाद। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, उसमें 4 में हैं, पहला हो गए जयशंकर प्रसाद, फिर है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और एक कवि आते हैं निराला। यानी कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। यदि हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की 1-2 प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो उनकी प्रसिद्ध रचना है झरना, कामायनी, आंसू, इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। आइए अन्य विकल्प पर बात करते हैं इस प्रश्न के। तो इसमें है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है, कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है आत्मजयी। याद रखिएगा, कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कृति है वह जो पूछी जाती है अधिकतर आत्मजयी। आत्मजयी किसकी रचना हो गई? कुंवर नारायण की। अज्ञेय जो की प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और इनकी रचनाओं की यदि हम बात करें तो हरी घास पर क्षण भर आप याद कर सकते हैं, या कितनी नावों में कितनी बार, जिस पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना अभी बताए हैं, हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि से विभूषित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप बोर्ड की परीक्षाओं का पेपर उठा के देखिएगा तो पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनको जो राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, उनकी जो एक रचना है भारत भारती, याद रखिएगा, भारत भारती इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जो कि 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसी कृति के आधार पर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। यानी कि इनको मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किस रचना के आधार पर दिया था? तो भारत भारती रचना के आधार पर दिया गया था। भारत भारती रचना कब लिखी गई थी? तो 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। अब अन्य विकल्प पर बात करते हैं, तो आइए अन्य विकल्प को देखते हैं।
तो इसमें अन्य जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें विकल्प है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो है एक जो ये जो है राम कुमार वर्मा जो है उत्तर छायावाद के अंतर्गत आते हैं। छायावाद के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उत्तर छायावाद के अंतर्गत यह आते हैं। और उनकी एक प्रसिद्ध कृति है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि आप जानते होंगे। पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। इसके बाद ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में आती हैं। महादेवी वर्मा, इन्हें जो है आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, आधुनिक युग का मीरा। पूछा जाता है कि आधुनिक युग का मीरा किस कवियत्री को कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावाद के अंतर्गत आते हैं और इन्हें महाप्राण उपनाम से जानते हैं। महाप्राण, पूछा जाए कि महाप्राण उपनाम किसका है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। नंददास, सूरदास, छितस्वामी, भिखारी दास। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन सही है, यानी कि भिखारी दास। यानी कि भिखारी दास जो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों जान लें कि अष्टछाप की जो स्थापना किया था वह जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था। नोट कर लीजिएगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना किया था। विट्ठलनाथ, और जैसा कि हम जानते हैं कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में किया था। पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी, तो 1565 ईस्वी में। किसने किया था अष्टछाप की स्थापना, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था। और अष्टछाप की स्थापना जब इन्होंने किया तो 4 अपने पिता के शिष्यों को और 4 अपने शिष्यों को इसमें रखा। इस प्रकार 8 कवियों को इसमें रखा गया है। तो हम जान लेते हैं कि कौन से शिष्य इनके हैं और कौन से इनके पिता के शिष्य हैं, यानी कि अष्टछाप के कवियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो 4 कवि हैं वह इनके पिता के शिष्य थे। 4 जो कवि थे इनके पिता यानी कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी कि वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उसमें आते हैं आपके सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और एक आते हैं कृष्णदास। ये जो 4 जो शिष्य थे यानी कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और 4 जो है इसमें विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उनको देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इसमें 4 शिष्य जो है विट्ठलनाथ के थे। उसमें आते हैं गोविंद स्वामी, नोट कर लीजिएगा। छित स्वामी, चतुर्भुज दास और एक आते हैं नंददास। यानी कि ये जो 4 शिष्य थे यह किसके थे, विट्ठलनाथ के थे। यानी कि 4 शिष्य विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य जो है वल्लभाचार्य के थे और इसी को लेकर अष्टछाप की स्थापना की गई। प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि कौन से शिष्य जो है वल्लभाचार्य के हैं या कौन से शिष्य जो है विट्ठलनाथ के हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने किया, तो विट्ठलनाथ ने किया। कब किया, 1565 ईस्वी में किया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रयोगवादी
कवि हैं, यानी पूछा जा रहा है कि प्रयोगवाद से कौन सा कवि संबंधित है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन सही है, यानी कि गिरिजा कुमार माथुर जो है प्रयोगवादी कवि हैं। और शेष जो तीनों जो कवि हैं वह सभी तीनों कवि जो है वह छायावाद से संबंधित हैं, यानी कि तीनों कवि चाहे सुमित्रानंदन पंत हों, चाहे महादेवी वर्मा हों या निराला जी हों, यह लोग जो है छायावादी कवि हैं, यानी कि छायावादी कवि हैं। और इसमें प्रयोगवादी कवि जो हैं वो गिरिजा कुमार माथुर हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रगतिवाद युग का समय माना जाता है, यानी कि जो प्रगतिवाद युग है उसका समय कब से कब माना जाता है। तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है 1900 से 1918 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, 1943 से 1953 ईस्वी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है, यानी कि 1936 से लेकर 1943 का जो समय है उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। या अन्य विकल्प पर बात करते हैं तो जो पहला ऑप्शन है 1900 से 1918 इसे द्विवेदी युग कहते हैं। 1918 से 1936 जो दिया गया है इसे छायावाद युग की समय सीमा दिया गया है। और 1943 से 1953 का जो समय है इसे प्रयोगवाद के नाम से हम जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यानी कि सही जो उत्तर होगा वह बी विकल्प सही है, यानी कि चिदंबरा पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो सुमित्रानंदन पंत को जो है चिदंबरा पर 1968 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रानंदन पंत को ही मिला था और उनके चिदंबरा कृति पर मिला था। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, प्रसिद्ध जो कृति है उसका नाम है साकेत। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति है। यह जो कृति है 1931 ईस्वी में लिखी गई थी और इस पर जो है मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी कि पूछे कि साकेत पर कौन सा पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को मिला था तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। 1931 ईस्वी में यह कृति लिखी गई है। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो प्रसिद्ध रचना है जैसा कि आप जानते हैं प्रिय प्रवास जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह रचना 1914 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें जो है राधा और कृष्ण का वर्णन है। राधा को लोक सेविका के रूप में और कृष्ण को लोक सेवक के रूप में दिखाया गया है। और इस कृति में जो है कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कहानी इसमें पूरा वर्णित है। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति का नाम है उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है उर्वशी। और उर्वशी पर इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर के कृति का क्या नाम है उर्वशी। और उर्वशी पर 1972 ईस्वी में जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों हम जो व्याख्या बता रहे हैं इससे कई प्रश्न आपके तैयार होंगे और इन व्याख्याओं को देखते चलिए आप लोग। अगला जो प्रश्न है साकेत कृति के रचनाकार है, यानी पूछा जा रहा है कि साकेत किसकी रचना है। अभी पीछे चर्चा हुई है इस पर। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि साकेत किसकी रचना है तो मैथिली शरण गुप्त की है। कब लिखा गया साकेत 1931 ईस्वी में लिखा गया। इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। इसमें किसका वर्णन है तो इसमें उर्मिला के वियोग वर्णन वर्णित है।
आप देखेंगे। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि साकेत का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो साकेत का जो वास्तविक अर्थ है वह अयोध्या है। अन्य ऑप्शन पर बात करते हैं तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, यह जो है छायावाद युग की कवित्री हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है यामा। और यामा कृति पर इनको जो है 1982 ईस्वी में इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यदि अज्ञेय की बात करें तो अज्ञेय की कृति है कितनी नावों में कितनी बार, और इस कृति पर अज्ञेय जी को 1978 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार पर। दिनकर जी की बात करें तो दिनकर जी की यदि रचनाओं की बात करें तो उनकी प्रसिद्ध कृति आप जानते हैं कुरुक्षेत्र है। रश्मिरथी जो कर्ण के जीवन पर लिखी गई है, पूछा जाता है कि रश्मिरथी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र भी दिनकर की है। रेणुका है, हुंकार है, आदि इनकी सभी कृतियाँ हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। पीछे प्यारे बच्चों इस पर चर्चा हुई है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा रहा है कि किस रचना पर प्राप्त हुआ। रेणुका पर, रश्मिरथी पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन सही है, यानी कि उर्वशी पर जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 1972 ईस्वी में जो है दिनकर जी को जो है उर्वशी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि उर्वशी नाम से दो रचनाएं हैं, एक जयशंकर प्रसाद की है और एक रामधारी सिंह दिनकर का है। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वह चंपू काव्य है और दिनकर जी का जो रचना है यह प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है और 1972 ईस्वी में इस पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अन्य विकल्प की जो बात करते हैं हम तो देखते हैं कि रेणुका जो है यह भी दिनकर जी की रचना है। रश्मिरथी जो कि कर्ण के जीवन पर लिखा गया खंड काव्य है, यह भी जो है दिनकर जी की ही रचना है। और कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की ही प्रसिद्ध कृति है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है अनघ, प्रेम सरोवर, गीतिका, चित्राधार। यानी कि अनघ, प्रेम सरोवर, चित्राधार और गीतिका, इनमें बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए ऑप्शन सही है, यानी कि अनघ। अनघ किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त का यह नाटक है। कौन सी विधा है, नाटक है, यह नाटक विधा की रचना है। इसके अलावा भी इन्होंने लिखा है, अनघ के अलावा भी इनकी रचनाएं हैं। चंद्रहास, नोट कर लीजिएगा, चंद्रहास भी इनका नाटक है। चंद्रहास, तिलोत्तमा, तिलोत्तमा और चंद्रहास, अनघ, यह मैथिली शरण गुप्त का जो है नाटक विधा की रचना है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही है। अन्य विकल्प की यदि बात करें हम इसमें तो प्रेम सरोवर जो रचना है यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, पीछे बताया गया है आपको। चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह 1918 में लिखी गई थी और इनके ब्रज भाषाओं यह ब्रज भाषा में है। गीतिका जो रचना है यह निराला की कृति है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीपशिखा किसकी रचना है, पूछा जा रहा है कि दीपशिखा रचना किसकी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, महादेवी वर्मा। यानी कि दीपशिखा जो रचना है महादेवी वर्मा की है। इसके अलावा भी महादेवी वर्मा की जो रचनाओं की बात कर लें तो निहार है, रश्मि है, नीरजा है, यामा है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सांध्य गीत है, पूछा जाता है सांध्य गीत। यह सब रचनाएं जो हैं किसकी हैं, महादेवी वर्मा के। यदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला की यदि हम बात करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं हैं, सरोज स्मृति जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम शोकगीत माना जाता है, जिसको इस कृति को इन्होंने, इनकी पुत्री का नाम सरोज था और उसके मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने सरोज स्मृति लिखा था। इसके बाद इनकी रचना है तुलसीदास। पूछा जाता है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और राम की शक्ति पूजा। इसके बाद ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। यदि हम सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं, बिखरे मोती, नोट कर लीजिएगा, बिखरे मोती। बिखरे मोती किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और इनकी एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, नोट कर लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के झांसी की रानी कविता किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का, और उनकी एक रचना है बिखरे मोती। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना आप जानते ही हैं, भारत भारती हो गई, साकेत हो गई, इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, यानी कि पीछे बताया गया है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो इसमें बताना है कि रीतिबद्ध धारा से कौन सा कवि संबंधित है। चिंतामणि, मतिराम, द्विजदेव, पद्माकर। यानी कि रीतिबद्ध धारा से का कवि नहीं है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा जो कवि, प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीतिबद्ध धारा का कवि नहीं है, यानी कि नहीं दिया है। तो इसमें चिंतामणि, मतिराम, द्विजदेव और पद्माकर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन द्विजदेव। द्विजदेव जो हैं यह रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, और शेष जो अन्य कवि हैं, चाहे चिंतामणि हैं, चाहे मतिराम हैं, चाहे पद्माकर हैं, यह सभी रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदेही वनवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। पीछे प्रश्न यह आया था, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ए होगा, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इस रचना के बारे में बात कर लेते हैं। वैदेही वनवास जो रचना है, यह रचना 1940 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसमें जो है 18 सर्ग हैं। नोट कर लीजिएगा, यह रचना 1940 में लिखी गई थी और इसमें 18 सर्ग हैं, और इसमें जो है सीता के वनवास का वर्णन है। वैदेही माने होता है सीता, यानी कि सीता के वनवास के बारे में इसमें वर्णन है। अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो इसमें है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की कवित्री हैं, जिन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावाद के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रसिद्ध कृति है तुलसीदास, अनामिका, सरोज स्मृति, इनकी एक व्यंग्यात्मक कृति है कुकुरमुत्ता। नोट कर लीजिएगा आप लोग, कुकुरमुत्ता इनकी बहुत फेमस कृति है कुकुरमुत्ता। और इस कृति में जो है कुकुरमुत्ता जो है गुलाब को ललकारता है कि ऐबे सुनबे गुलाब, मत भूल पाई खुशबू रंगो आप। तो यह जो है प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और इसमें है मैथिली शरण गुप्त, यह द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है आप जान रहे हैं कि भारत भारती, साकेत जो कि बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, यशोधरा है, विष्णुप्रिया है, जय भारत है, आदि इनकी और रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है यामा रचना है, यानी कि यामा किसकी रचना है। अभी इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, और डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी आंसर होगा, महादेवी वर्मा। यानी कि यामा रचना किसकी है, तो महादेवी वर्मा की है। और 1982 ईस्वी में इसी रचना पर जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, तो
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में सबसे दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें 11 लाख रुपया मिलता है और वाग्देवी देवी की एक मूर्ति दी जाती है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। यह कल के वीडियो में भी यह प्रश्न आया था। जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रा नंदन पंत, हरबंस राय बच्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। यानी कि कला और बूढ़ा चाँद जो है इसके जो रचनाकार हैं वह सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इसी कला और बूढ़ा चाँद जो रचना है इसी पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था, तो कला और बूढ़ा चाँद पर। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें जो है जयशंकर प्रसाद को जो है छायावाद का जनक माना जाता है। गिरिजा कुमार माथुर यह जो है प्रयोगवादी जो है रचनाकार हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है धूप के धान। धूप के धान, धूप के धान जो है किसकी रचना है, गिरिजा कुमार माथुर की। इसके अलावा भी इनकी रचना है शिला पंख चमकीले भीतरी नदी की छाया, सब गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। इसके बाद आता है डी जो ऑप्शन दिया गया है हरबंस राय बच्चन। जैसा कि आप जानते हैं प्रसिद्ध अभिनेता ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं और इन्होंने 3 रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। 3 रचनाएं देखते हैं, लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हरबंस राय बच्चन की 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला और मधु कलश, मधु कलश। ये 3 रचनाएं इनकी बहुत फेमस हैं। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। नोट कर लीजिएगा कि हरबंस राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहा जाता है। यानी कि हिंदी काल के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, तो किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। पूछा जा रहा है कि समकालीन जो कविता है उसके प्रमुख कवि कौन हैं। मुक्तिबोध, भूषण, रहीम, धूमिल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन सही है। धूमिल जी जो है समकालीन कविता के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है संसद से सड़क तक, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। और कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। अब कल सुनना मुझे पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और इनकी जैसे कविताओं की बात करें तो मोची राम बहुत प्रसिद्ध कविता है। और धूमिल जी की यदि बात करें तो यह जो है समकालीन लेखक है, यानी कि आज के परिवेश में क्या घटित हो रहा है उनकी कविताएं जो हैं आज के परिवेश पर चोट करती हैं, धूमिल जी की कविताएं। इसके बाद हम अन्य विकल्प पर बात करें तो इसमें है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो है प्रयोगवादी कवि के अंतर्गत आते हैं।
भूषण रीतिकाल के कवि हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल को जो है सारी रचनाएं जो है श्रृंगार रस में होती थीं, लेकिन एकमात्र ऐसे कवि थे जो है रीतिकाल में वीर रस में कविताएं लिखते थे, तो उनका नाम है भूषण। पूछा जाता है कि रीतिकाल में कौन सा कवि वीर रस में कविताएं लिखता था, तो भूषण। और रहीम की बात करें तो यह भक्ति काल के जो है कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम जो है प्रेम वाटिका, नोट कर लीजिएगा, प्रेम वाटिका। और सुजान रस खान, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान इनकी कृतियां हैं। सुजान रस खान, सुजान माने कृष्ण होता है, जानते रहिएगा, यानी कि यह कृष्ण के उपासक थे, तो इन्होंने लिखा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। प्यारे बच्चों, यह बताया गया है प्रश्न कि अज्ञेय द्वारा कितने सप्तकों का प्रकाशन किया गया। तो पहला 1, 2, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका जो सही आंसर है वह 4 है। यानी कि अज्ञेय द्वारा जो है संपादित जो सप्तक हैं उनकी संख्या कितनी है, 4। यानी कि पहले का नाम था तार सप्तक, पहले का नाम क्या था, तार सप्तक, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1943 ईस्वी में। दूसरे का नाम था दूसरा सप्तक, और दूसरा सप्तक कब निकला था, 1951 में। फिर तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में, याद रखिएगा। यानी कि 4 सप्तक इन्होंने निकाला था। पहले का नाम था तार सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी कि जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। जबकि अन्य विकल्प की यदि हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी पर 1972 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर इनके जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जबकि महादेवी वर्मा को जो है 1982 ईस्वी में इनकी कृति यामा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, यानी कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। प्रदक्षिणा, दान लीला, रस कलश, अतिमा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन सही है, यानी कि प्रदक्षिणा किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। जबकि दान लीला की बात करें तो दान लीला जो रचना है, दान लीला रसखान की रचना है। रस कलश हरिऔध जी की रचना है। पूछा जाता है कि रस कलश किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और यह जो रचना है 1940 ईस्वी में लिखी गई है और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। रस कलश जो है ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। और अतिमा जो रचना है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पूछा जाता है कि अतिमा किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं, कथन है। कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं। बाणी के डिक्टेटर का मतलब होता है अधिनायक, यानी कि कबीर बाणी के अधिनायक हैं। पूछा जाता है कि कबीर बाणी के अधिनायक हैं, कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। तो ऑप्शन है इसमें बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह सी होगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर भाषा के क्या हैं, डिक्टेटर हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही होगा। जबकि बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। पूछा जाएगा कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो
पंचमेल खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर। कबीर की वाणी को यानी कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है, सधुक्कड़ी भाषा कहा है। और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? पूछा जा रहा है कि नहीं है, यानी कि कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसी प्रेमाश्रयी शाखा को जो है सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। कौन सी धारा कहा जाता है? सूफी काव्यधारा भी इसे कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्यधारा का नहीं है? जायसी, सूरदास, मंझन, कुतुबन। तो इसका जो सही आंसर होगा सूरदास। सूरदास जो है सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि अन्य जितने भी इसमें विकल्प में दिए गए हैं सभी लोग जो है चाहे जायसी हो, चाहे मंझन हो, चाहे कुतुबन हो, यह सभी लोग जो है प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। यदि जायसी की बात करें तो जायसी की जो प्रमुख कृति है पद्मावत, जो कि 57 खंडों में क्या है? विभक्त है। और जायसी की जो भाषा है उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। यानी कि सूफी काव्य की बात करें तो सूफी काव्य के जितने भी कवि हुए हैं लगभग सभी के सभी जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना इसमें अज्ञेय की नहीं है? बावरा अहेरी, सुनहले शैवाल, इत्यलम और है रेणुका। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी है, रेणुका। रेणुका किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रेणुका। और शेष रचनाएं किसकी हैं? चाहे बावरा अहेरी की बात हो, बावरा अहेरी, सुनहले शैवाल, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, अरि ऊ करुणामयी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सब रचनाएं जो हैं अज्ञेय की हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? हुंकार, धूप के धान, कालजयी, चित्राधार। यानी कि इतना पूछा गया है कि कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वह ए ऑप्शन सही है, यानी कि हुंकार। रेणुका हो गया, प्रणभंग हो गया, हुंकार हो गया, रश्मिरथी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, सब रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। और अन्य विकल्प की यदि हम बात करें तो धूप के धान जो है यह रचना किसकी है? धूप के धान तो गिरिजा कुमार माथुर की है। यह किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना क्या है? धूप के धान। कालजयी कृति पूछे तो भवानी प्रसाद मिश्र का, नोट कर लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की कृति का नाम है कालजयी। जबकि चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं नरेंद्र शर्मा, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। पूछा जा रहा है कि तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, यानी कि तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है, अज्ञेय। यानी तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? अज्ञेय जी ने किया। कब किया था? 1943 ईस्वी में। और इसी तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवादी विचारधारा का क्या होता है? जन्म होता है। यानी कि प्रयोगवाद की शुरुआत जो है 1943 ईस्वी से ही होती है। और अन्य विकल्प की बात करें तो धर्मवीर भारती हैं, नरेंद्र शर्मा हैं। अन्य विकल्प में देखते हैं नरेंद्र शर्मा। तो नरेंद्र शर्मा की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, नोट कर लीजिएगा। नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध जो कृति है या रचना है
उसका नाम है प्रवासी के गीत। बहुत पूछा जाता है कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है, तो किसकी है, नरेंद्र शर्मा की है। और इसके बाद यदि पूछा जाता है कि भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र की जो अभी पढ़े हैं कालजयी कृति है, सतपूर्णा के जंगल इनकी बहुत फेमस कृति है, सतपूर्णा के जंगल। पूछे कि भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी कृति है, तो सतपूर्णा के जंगल। यदि पूछे धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कृति का नाम है अंधा युग, जो कि 1955 ईस्वी में लिखा गया था, और वह क्या है, गीत नाट्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रगतिवादी युग के कवि हैं, यानी कि कौन सा कवि प्रगतिवाद युग से संबंधित है। नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, श्रीधर पाठक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ये ऑप्शन सही है। नागार्जुन जो है कौन से कवि के अंतर्गत आते हैं, प्रगतिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। और नागार्जुन का जो बचपन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र था, नोट कर लीजिएगा। नागार्जुन का बचपन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र था। और नागार्जुन जो है प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें जो है गिरिजा कुमार माथुर जो है प्रयोगवादी कवि हैं, भारत भूषण अग्रवाल भी जो है प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि श्रीधर पाठक जो है यह जो है द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है श्रीधर पाठक को ही जो है छायावाद के जनक के रूप में मानते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्राधार, अभी आया था प्रश्न, काव्य की भाषा है। बताया गया है कि चित्राधार जो काव्य है उसकी भाषा क्या है, अवधी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो सबसे पहले जानिए कि इसका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, यानी किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। चित्राधार किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, चित्राधार। किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। कब लिखी गई थी, तो 1918 ईस्वी में यह रचना लिखी गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है, यानी कि कौन सा ग्रंथ जो है द्विवेदी युग में लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा है साकेत, तीसरा है पल्लव और चौथा है यामा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, साकेत। और साकेत किसकी रचना है, साकेत को किसने लिखा है, तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और यह रचना 1931 ईस्वी में लिखा गया है, जिसमें उर्मिला का वियोग वर्णन वर्णित है। और साकेत पूछा जाए कि कितने सर्ग में है, तो नोट कर लीजिएगा 12 सर्ग में है। यह साकेत की रचना जो है 12 सर्गों में हुई है। इसके बाद अन्य विकल्प की यदि हम बात करें, अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें जो है कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह 15 सर्गों में लिखी गई है, 15 सर्गों में लिखी गई है। इसका पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। इसके बाद है पल्लव जो है पंत की रचना है, जो कि 1928 ईस्वी में लिखी गई है। यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, और यामा पर ही महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नई कविता का प्रारंभ माना जाता है 1943, 1950, 1953, 1955। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। वैसे तो देखा जाए तो जो है दूसरे सप्तक से, दूसरा जब सप्तक निकला के द्वारा, दूसरा सप्तक जब 1951 में निकला था तो वहीं से माना जाता था कि नई कविता की शुरुआत हो गई है। लेकिन वास्तव रूप में अगर देखा जाए तो नई कविता की जो शुरुआत मानी जाती है, जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा एक नई कविता पत्रिका निकली थी 1954 ईस्वी में, तो वहीं से जो है नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नियर अबाउट जो ऑप्शन है 1953 यही सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताया गया है आपको 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? सही ऑप्शन होगा सी, 1972 ईस्वी में। और किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है? वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति की चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों और बाह्य आडंबर का विरोध, दाता की प्रशंसा। तो इसमें जो सही विकल्प सही है वह सी ऑप्शन सही है, यानी कि निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो रूढ़ियों और बाह्य आडंबर का विरोध। यानी कि निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत हम देखें तो सबसे सशक्त जो संत आते हैं वह आते हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी ने रूढ़ियों और बाह्य आडंबर का खुलकर विरोध किया है। और उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो उन्होंने रूढ़ियों और बाह्य आडंबर का बड़ा खुला विरोध किया है। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। अन्य विकल्प की बात करते हैं इसमें, तो वात्सल रस की जो प्रधानता है वह जो है, वात्सल रस की प्रधानता जो है वह कृष्णाश्रयी शाखा की विशेषता रही है, यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता रही है। और उसके अंतर्गत हम यदि देखें तो कवि सूरदास को वात्सल रस का सम्राट भी माना जाता है। इसके बाद अगले ऑप्शन पर बात करें तो प्रकृति की चेतन पर सत्ता का आरोप जो है यह मुख्य रूप से जो है, यानी कि प्रकृति की चेतन सत्ता का आरोप जो है ये छायावाद की विशेषता है। इसीलिए जो है छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। यानी कि पूछा जाता है कि किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो पंत को कहा जाता है। यानी कि प्रकृति की चेतन सत्ता का आरोप जो है छायावाद की विशेषता है। इसके बाद ऑप्शन बचता है आश्रयदाता की प्रशंसा। तो आश्रयदाता की प्रशंसा की यदि हम बात करें तो यह जो है आदिकाल की भी विशेषता रही है और रीतिकाल की भी विशेषता रही है, क्योंकि चाहे आदिकाल रहा हो चाहे रीतिकाल रहा हो, जितने भी कवि थे वो अपने राजाओं के आश्रित हुआ करते थे और अपने राजाओं के, अपने आश्रयदाताओं की वो प्रशंसा करते थे और उनके बदले में उन्हें धन प्राप्ति होती थी। इस प्रकार उनकी जीविका चलती थी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 35 प्रश्नों को हल किए। प्यारे बच्चों, यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। और आज बस इतना ही। पुनः फिर मिलेंगे आपको लेकर फिर 35 प्रश्नों को लेकर, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि पूरे काव्य साहित्य के इतिहास से जो आपको 5 प्रश्न आते हैं, यदि जितना यह 4-5 वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा और आप तैयार कर लेंगे तो 5 प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।